जनहित याचिका या लोकहितवाद एक हेडिंग बनाइए। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, यह एक प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था लाई गई जिसमें कि मैंने शायद लेक्चर के दौरान यह बात आप लोगों को समझाने का प्रयास था कि न्यायालय में न्याय मांगने से, यानी कि आप पीड़ित हैं, आपके साथ कोई अनहोनी हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, किसी तरीके का अन्याय हुआ है, तो आप गुहार न्यायालय से लगाते हैं और न्यायालय का यह कर्तव्य रहा है कि आपको न्याय देता है। लेकिन कभी कभी देश में देश की जो व्यवस्था है, और यह व्यवस्था डिपेंड बहुत कुछ करती है अर्थव्यवस्था पर। कई लोगों का यह मत कुछ भी हो सकता है, चाहे समाजशास्त्री दृष्टि से, अर्थशास्त्री की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, कोई भी दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन मेरा एक सामान्य दृष्टिकोण यह है कि दुनिया में, अब चूंकि हम भारत में रहते हैं तो दुनिया हमारी भारत ही है, दुनिया में गरीबी से अन्यायपूर्ण कोई कार्य नहीं है। मतलब गरीबी से बड़ा अन्याय दुनिया में हम नहीं समझते कोई दूसरी चीज है, वो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, बट गरीबी सबसे बड़ा अन्याय है। और यह गरीबी है कि न्याय से वंचित कर देती है, यह गरीबी है कि शिक्षा से वंचित कर देती है, यही गरीबी है आपको स्वास्थ्य से वंचित कर देती है, और यही गरीबी है कि आपको मुख्यधारा से धकेल कर हाशिए पे खड़ा कर देती है, और यही गरीबी है कि आपको ग्रोथ में, विकास में, उत्थान में, आपके परिपक्वता में, आपके समाज में एक नया बढ़िया दृष्टिकोण को लेकर के हमेशा एक, मतलब कह सकते हैं, बीमार बना के रखती है। तो दुनिया में सबसे अगर बड़ा अन्याय है तो वह है गरीबी। जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा में इसको ढाला जाए तो पैसा है, समाजशास्त्र की परिभाषा में देखा जाए तो समाज से वंचन है, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वही समाज में तो उससे हाशिए पे फेंकना है, और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी स्वास्थ्य विज्ञान में इसको तलाशें, तो गरीबी के अभाव में इलाज नहीं हो पाते हैं। जो मुश्किल इतना भी नहीं है कि इलाज संभव ना हो, उस बीमारी में भी लोग मर जाते हैं। तो ये गरीबी अभिशाप है, गरीबी अन्याय है, और गरीबी किसी देश की जो है ना, वो आईना है जिसमें मतलब बदसूरत चेहरा भरा हुआ है। अब जनहित याचिका या लोकहितवाद जो हमने बोला, 1979 में जस्टिस अय्यर और पीएन भगवती ने एक प्रयास शुरू किया। यह प्रयास उन लोगों के लिए था जिनके साथ ज्यादती तो हुई है पर न्याय नहीं मांग पाते। अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं आदत में आती, आज से लगभग 3-4 दशक पहले, तो आप जरा सोचिए कि हर अन्याय जो सहता है, जरूरी नहीं है कि न्याय की गुहार भी लगा पाए, यह जरूरी नहीं है कि न्याय की उसके पास क्षमता भी हो। कोर्ट कचहरी अदालत आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, एडवोकेट को पैसे चाहिए, हर जगह पे जहां जहां टाइप कराना, एप्लीकेशन लिखना है। बहुत सारे लोग इस देश में अभी भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई अगर 2011 की जनगणना को देखेंगे तो हर चौथा व्यक्ति आज भी अशिक्षित है। 2021 में जनगणना होती तो आइडिया भी आ जाता है कि अब कितने हैं, बट उस हिसाब से तो हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है।
और आप जरा कल्पना करके देखिए कि जब 1951 में 18.33 लोग साक्षर थे, यानी ऑलमोस्ट 82% लोग अशिक्षित थे, तब भी आप जरा समझ के देखिए कि न्याय और अन्याय का तो सिस्टम चल ही रहा था। उस समय भी अदालतें होती ही थी, तो उनके साथ कितना न्याय मिला होगा। तो शिक्षा भी जो है ना, पढ़ाई लिखाई भी आपको कई तरीके के अन्याय होने से मतलब रोकती है। या यूं कहा जाए, अगर अन्याय होता है तो आपकी जो चेतना है, जो जागरूकता है, जो आपकी शिक्षा की ताकत है, उससे आप लड़ाई को थोड़ा आसान कर सकते हैं। अमीर हैं, आप देखिए कई लोग होते हैं बड़े बड़े जुर्म किए रहते हैं, जेल ही नहीं होती है, जमानत पे बाहर रहते हैं। लेकिन कुछ गरीब आदमी है कि किसी को भैंस चोरी कर लिया, किसी ने बकरी चुरा लिया, किसी ने कोई ऐसी बहुत बड़ा अपराध नहीं है, हल्का फुल्का अपराध कर लिया, उनको जेल में अगर जाना पड़ गया, उनकी जमानत नहीं हुई, इसलिए वो सजा से ज्यादा सजा काट रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर बड़ी 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 तादाद, अगर खंगाला जाए भारत की जेलों को खंगाले, हम तो इस पे जनसत्ता पे आर्टिकल भी लिखे कि बोझिल होती जेलें समथिंग करके कुछ हमने टाइटल लिखा था कि अपराधियों से तो जेलें बोझिल हो ही रही हैं, क्योंकि बोझ बढ़ रहा है, लेकिन उनसे भी जेल की बोझ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जो दरअसल जेल में उतना रहने के लायक नहीं है। इट मीन्स कि उनके अपराध बहुत छोटे हैं, लेकिन चूंकि उनको जमानत करने वाले लोग नहीं आए, बरसों बरस से वो जेल में ही पड़े हैं। और कईयों को जब छोड़ा गया तो अपनी सजा से ज्यादा सजा काट चुके थे, मतलब जो कानून सजा देता उससे बड़ी सजा वो काट चुके थे। तो इसके पीछे के जबरदस्त रीजन क्या रहे होंगे? हाँ, पूंजीपति हैं वो, अमीर हैं वो, पढ़े लिखे हैं वो, प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, क्या हैं वो? अगर ये सब होंगे तो ये सब होता क्यों? कई लोग सोचते हैं अरे ये कर लो वो कर लो, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? पढ़ाई लिखाई में ही रखा है। पढ़ाई लिखाई तब मदद करती है जब आप फंसते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी मदद करेगी फंसने पे। तो बहुत सारे लोगों के साथ जो इस तरह का अन्याय हुए, अब माना कोई विक्टिम है, वो जा ही नहीं सकता है वहां, कहां? पीयूष इधर आइए, इस कुर्सी पे बैठिए, थोड़ा सामने देखना चाह रहे हैं आपको हम। हाँ, बड़ी मोहब्बत है आपसे मुझे अतिरिक्त, ना, इसलिए आप जाते हैं कोने कोनिया लेते हैं, क्यों? अतिरिक्त मोहब्बत है, इसलिए चाहता हूं आप आगे बैठे। ठीक है, तो जो लोग आवाज उठाएंगे वो दूसरों की आवाज उठाएंगे। भाई, जिसके साथ अन्याय हुआ जरूरी नहीं है कि वो न्याय की गुहार लगा सके, क्योंकि न्याय की गुहार लगाने के लिए दो तीन बड़ी ताकतें चाहिए। शिक्षा की ताकत, पैसे की ताकत, जागरूकता, चेतना, हिम्मत, मनोबल, सब कुछ बड़ा मजबूत होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अन्याय किया होता है कि उसके मुकाबले में ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास मनोबल है, तो फिर तो आप तो क्या अन्याय सहते रहेंगे? बहुत सारे इस देश में सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत बड़े गुंडे टाइप के लोग हैं, माफिया किस्म के हैं, जिनकी तूती बोलती है, अमीर हैं, रईस हैं, बहुत बड़ा उनका एक हिसाब किताब है, जो जिससे कई लोग प्रताड़ित रहते हैं। उनके घर के लोगों, किसी का जमीन कब्जा कर लिया, किसी को जान से मार दिया, किसी को धमका दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पैसे से कमजोर हैं, शिक्षा से कमजोर हैं, मनोबल से कमजोर हैं, मनोविज्ञान से कमजोर हैं, यानी हर प्रकार की ताकत उनके पास जो होनी चाहिए उससे बिल्कुल विरक्त है। तो ऐसे में जो है, अब न्याय कैसे मांगे? तो न्याय तो जो वही मांगेगा जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वही तो गुहार लगाएगा, हुजूर हमको न्याय चाहिए।
तो उसकी आवाज कोई और बन सकता है। लोकहितवाद एक प्रकार से दूसरों की आवाज है, जो 1979 में पीएन भगवती साहब और अय्यर जी, जो कि जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में, इनके प्रयासों का नतीजा है। वही हम सिलसिलेवार तरीके से कि अगर सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में कहीं पर भी 200-250 शब्द आपको लिखना हो इस पर, तो उत्तर कैसे बनेगा, तो उसी पर हम ये आपको बताना चाह रहे थे। तो एक हेडिंग बनाएंगे, लोकहितवाद, इसको जनहित याचिका भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलिए। तो दोनों में लिखिए, वैसे इसको इस लिहाज से समझ सकते हैं, जब हम आपको जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा रहे थे, है ना, तो जुडिशरी ने अपना काम किया। जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशरी का दिया गया नाम नहीं है, यह एक प्रकार से मीडिया का दिया गया नाम है ना। और जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, और आगे चल करके ये 90s के बाद की बात बता रहे हैं, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इनको अगर 80s के बाद यानी 79 से यह क्रम शुरू हुआ, वैसे जनरली देखेंगे 1985 से इसको ज्यादा बलवती होते हुए देखेंगे, और इसमें 1995 के बाद यानी कि 1985 के बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को थोड़ा बड़ा होते देखेंगे, और 1995 यानी 10 साल के करीब बाद आप देखेंगे ये जुडिशियल एक्टिविज्म को। तो ये जनहित याचिकावाद और न्यायिक सक्रियता एक प्रकार से न्यायपालिका में एक क्रांति की तरह हो गई। भाई सिंपल सी बात है, मेरा काम पढ़ाना है और मैं दिन भर पढ़ाऊं, आपने कुछ पूछा हम बताते रहे, उसने पूछा बताते रहे, उसने पूछा बताते रहे, मेरा काम क्या है। प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 3-4 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, ऐसे कुछ सुनते रहते हैं आप लोग। तो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी भारी जनसंख्या है, इतनी समस्या है, इतने प्रकार के कृत्य करने हैं, और उसमें भी अगर प्राइम मिनिस्टर भी 8-10 घंटा सोने लगेंगे तो फिर तो कई चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो एक प्रकार से यह इसी बात का संकेत है कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ही क्रियाशील हैं, कार्यशील हैं, हर समस्या को समाधान देने के लिए तत्पर रहते हैं। और मतलब आप यही सब समझाना चाहते हैं ना कि 3-4 घंटे सोते हैं, मतलब हम एक्शन मोड में रहते हैं। तो उस एक्शन को हम मान लेते हैं। भाई न्यायपालिका ने जनहित याचिका पर खूब सुनवाई किया, 90s के बाद उसका जो क्रियाकलाप था वो ज्यादा त्वरित हो गया, बहुत हो गया, ज्यादा हो गया, अच्छा काम करने लगा। और तो एक प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म एक वर्ड जैसे आ गया। तो सिंपली कर तो अपना ही काम रहे हैं ना। भाई आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, फिर दूसरे ने पूछा, फिर हमने जवाब दे दिया, आपने क्लास के बाद पूछा तब भी समझा दिया, चाय की दुकान पे पूछा तब भी समझा दिया, हाँ चलता रहा ना। तो इसका मतलब है कि हम थोड़े एक्शन मोड में हैं, बस इतना तो है। लेकिन आपका काम ही यही है, आपका काम यही है, चाहे आप चाय की दुकान पे बताइए, चाहे पार्किंग में बताइए, चाहे क्लास में बताइए, चाहे क्लास के बाद बताइए, चलते चलते बताइए, तो आपका काम भी तो यही है। लेकिन यह बताने का मतलब है कि बहुत एक्टिव टीचर है। जैसे मैं सुबह 6:30 बजे हम लोग क्लास शुरू कर लेते हैं, अगर किसी को हम बताएं कि 6:30 बजे हम क्लास में होते हैं, तो उसको यह संकेत जाता है कि यार बड़े एक्टिव हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर 3-4 घंटा सो के काम करते हैं, तो यही मैसेज जाता है ना कि 18 घंटे काम करते हैं, बहुत बहुत एक्टिव है। वैसे हम 6:30 बजे क्लास में बड़े एक्टिव हैं। तो आपका तो काम ही यही है ना, आप 5 बजे पढ़ाइए, 4 बजे पढ़ाइए, भोर में 3 बजे बुला के पढ़ाइए, तो आपका तो ये काम ही है ना। तो इसमें तो कोई बड़ी बात हम नहीं मानते इसको।
तो जो जुडिशरी ने जनहित याचिकावाद करके, यानी कि दूसरों की समस्या का दूसरा उठा सकता है, दूसरा आवाज बन सकता है, ये तो एक इनोवेशन था। लेकिन जुडिशरी दिन भर न्याय सुनाए, पीड़ित को जल्दी न्याय दे, यह मैं उसका गतिशीलता के साथ किया गया क्रियाकलाप मानता हूं, कोई चमत्कार नहीं मानता। ठीक वैसे जैसे मैं चाहे 6:30 बजे पढ़ाऊं, चाहे 5 बजे भोर में पढ़ाना शुरू करूं, या किसी भी प्रकार का सवाल कहीं से भी आप पूछ रहे हैं किसी भी स्थान पर, तो इसको मैं अपनी टीचिंग का ही एक पार्ट मानता हूं। ठीक वैसे प्राइम मिनिस्टर चाहे 5 घंटा सोए, चाहे 8 घंटा सोए, 1 अरब 40 करोड़ लोग की समस्या समाप्त रहे, ये उनका काम ही है। इसी के लिए तो इन्होंने दुनिया भर में हल्ला करके चुनाव जीतना होता है। अब चुनाव जीतने के बाद आप 10 घंटा सो जाएंगे तो फिर चुनाव क्यों जितवाया गया? तो होना ही चाहिए कि आप 18 घंटा काम करेंगे। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग एक पार्ट है, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, सबका अपना काम है। ऐसे तो हमारी माँ 4 बजे भोर में झाड़ू लगाती थी घर में, उठ करके हम लोग सोते रहते थे, खटिया उठा के नीचे झाड़ू लगा देती थी, पाया ऐसे उठाती थी, झाड़ू लगा देती थी, चारों पाया 4 बार उठते थे। 1-2 बार में तो पता ही चल जाता था कि अब खटिया का पाया उठा और खर्र खर्र आवाज आ रही है। भोर में पिताजी 5 बजे उठकर हंसिया लेकर के गेहूं काटने चले जाते थे, देते थे, चिलचिलाती धूप है उसमें तो गेहूं काट रहे हैं। रात को जनवरी के महीने में गेहूं की सिंचाई करनी है तो इधर कंबल, इधर लालटेन लेकर, एक कंबल के ऊपर फावड़ा रखा हुआ है, नाली, दिन भर खेत और पंपिंग सेट के बीच में जो नाली है उसी में चक्कर लगाते रहते थे, पानी कहीं यहां बह न जाए। तो वो लोग तो रात रात भर नहीं सोए, और दिन में दमरी हाँकना है, कहीं कुछ करना है, कहीं ये करना है, कहीं कोन गोड़ना है, कहीं निराई गुड़ाई करनी है, कहीं वो आलू लगाए हैं, कहीं प्याज लगाए हैं, कहीं लहसुन है, धनिया है, मिर्च है, वो सब की रखवाली करनी है, तोड़ना है, तोड़ के बाजार में बेचना भी है। ऐसे तो दिन रात काम किया गया है। तो सबने अपने हिस्से की ड्यूटी निभाई। ड्यूटी में भारी था किसी का ड्यूटी का साइज बड़ा था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि हम बहुत प्रभावित हों। तो ऐसे हम न्यायपालिका का कार्य हो, कार्यपालिका का कार्य हो, या व्यवस्थापिका का कार्य हो, या किसी डॉक्टर का काम हो, किसी इंजीनियर का काम हो, या किसी टीचर का काम, सबने अपने काम के हिसाब से अपनी परिस्थिति को बना करके उसमें आगे बढ़े हैं। तो लोकहितवाद जो है, एक मैं उदाहरण ये दिया कि हर चीज से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिनसे प्रभावित होते हैं, आप अपने पिताजी को झांक लिया करो, उनसे ज्यादा मेहनत करते दिख जाएंगे आप। कभी कभी अपने ऊपर भी नजर डाल लिया करो, अपनी अम्मा पे नजर डाल लिया करो, ज्यादा काम करते वही लोग दिख जाएंगे। हमारी एक आदत है कि हम लोग थोड़े अंडर एस्टिमेटेड वर्क करते हैं ना, हम लोग अपने को कम आंक के चलते हैं। ये हमारे पता नहीं इंडियन, हम चूंकि इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडियन मेंटलिटी ही बोल सकते हैं कि हम लोग अपने 12 घंटे काम भी करेंगे, 14 घंटे, और सोचेंगे हम कम काम करते हैं। ये अंडर एस्टिमेटेड रहते हैं हम लोग। इवन मैं प्राइम मिनिस्टर इनकी मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, अंडर एस्टिमेटेड रहे एक प्रकार से, नहीं समझे? अरे यार, किसी के कार्यों को जो है ना, किसी के भी कार्य को उसके पोस्ट से नहीं, उसके रिजल्ट से आप आंकते हैं। भाई मनमोहन सिंह साहब भी तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो आप उनके रिजल्ट से आंकते हैं। मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके रिजल्ट से आंकते हैं। कभी कभी आप व्यक्तित्व इतना बड़ा कर लेते हैं कि आपके खराब काम के बावजूद भी आप अंडर एस्टिमेटेड नहीं माने जाते। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन के काम खराब थे, लेकिन धृतराष्ट्र उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे।
शकुनी अंडर एस्टिमेट नहीं करता था, बाकी बहुत सारे लोग थे जो अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे उसको। और पांडव में युधिष्ठिर वगैरह बड़े सब आचरण से भरे थे, सारे पांचों को जोड़ लेते हैं, सब आचरण से भरे थे, लेकिन वो अंडर एस्टिमेटेड थे। लेकिन जब रिजल्ट देने की बात आएगी तो अंडर एस्टिमेटेड लोग रिजल्ट नहीं दे पाते। कहां दुर्योधन कहां रिजल्ट दिया? रिजल्ट तो पांडवों का आया। दुर्योधन इतना अंडर एस्टिमेटेड लोगों को समझता था कि कृष्ण को भी बंदी बनाने की बात सोची, इनको 5 गांव देना जरूरी नहीं समझा, इतना अंडर एस्टिमेट करता था पांडवों को। यानी दुर्योधन के क्रियाकलाप में वो सुपर था। और इतना छोड़ दीजिए, कर्ण भी उसी के साथ रहते रहते पांडवों को अंडर एस्टिमेट करता था। कृष्ण को बंदी बनाने की बात हो, भीष्म पितामह को हल्का कर देना हो, द्रोणाचार्य की कृपाचार्य की बातों का उल्लंघन कर देना हो, अपने पिताश्री जो धृतराष्ट्र थे उनको भी हल्के में ले लेना हो, पांडवों को कीड़े मकोड़े की तरह मसल देने की बात करता हो, तो दुर्योधन सोचो कि कितना अंडर एस्टिमेटेड थिंकिंग रखता था दूसरों के बारे में। अपनी गदा पे उसको भरोसा था, भीम को जब चाहे मार देगा, अर्जुन को जब चाहे उड़ा देगा, युधिष्ठिर तो इस लायक ही नहीं है 5 गांव दिया जाए इनको। इतना अंडर एस्टिमेटेड, जबकि उसकी पर्सनालिटी किसकी बड़ी थी? पर्सनालिटी युधिष्ठिर की बड़ी थी। और अंडर एस्टिमेट कौन करता था? दुर्योधन। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, कम बोलते हैं, ये किया वो किया। लेकिन अगर आप इतिहास में भारत के इतिहास को खंगालेंगे तो 1991 24 जुलाई का उदारीकरण एज ए वित्त मंत्री और 2004 से प्राइम मिनिस्टर 2014 तक लेंगे तो बहुत सारे काज ऐसे हैं मनमोहन सिंह के जो आज भी प्रासंगिक हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने जोखिम नहीं लिया। 2008 में न्यूक्लियर डील के लिए अपनी सरकार हुई खतरे में डाल दिया। ये तो चूंकि हम उन्हें अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं क्योंकि किसी और को हम सुपर बनाना है। दुर्योधन पांडवों को अगर अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा तो स्वयं को सुपर कैसे बनाएगा? भीष्म को हल्के में नहीं करेगा तो कैसे अपने को सुपर बनाएगा? चाहे विदुर रहे हो, चाहे कृपाचार्य रहे हो, चाहे द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे भीष्म रहे हो, चाहे धृतराष्ट्र रहे हो, दुर्योधन किसकी सुनता था? लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट भी तो देखेंगे प्रभु। और 5 पांडव इन सब के सामने सिर्फ हाथ जोड़े रहते थे। इवन यहां तक कि कृष्ण को भी अंडर एस्टिमेट किया दुर्योधन ने, यहां तक कि बंदी बना लो इसको। और वो सब 5 क्या करते थे? कहीं भी जाते थे सिर्फ हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जिसको ये हल्के में लेता था दुर्योधन, पांडव उन्हीं के सामने नतमस्तक रहते थे। रिजल्ट कौन दिया? कौन युद्ध जीता? पांडवों ने। तो अंडर एस्टिमेट करना भी तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। किसी को हल्के में लेना ये आपकी गलती भी तो है। और गलती अगर इतनी गलत हो जाए कि अपराध ही हो जाए तब तो दंड मिल जाएगा ना। तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन गलती नहीं कर रहा था, दुर्योधन निरंतर अपराध कर रहा था। और उस अपराध की सजा क्या मिली उसको? सब कुछ खत्म। तो अंडर एस्टिमेट तो बहुत खतरनाक शब्द है ना। मैं आपको हल्के में ले लूं, क्यों भाई? क्यों ले लूं हल्के में? आपका वजन भी ना समझे। उत्साह होना, अंदर क्षमता होना, मनोबल का विकास होना, सुदृढ़ता होना, संघर्ष करने का विचार और मनोबल होना, आपका दृष्टिकोण परिपक्व होना, आप कर गुजरने की क्षमता का रखना, ये सब चीजें तो समझ में आती हैं। लेकिन आप दूसरों को जब देखो हल्के में लेते हो, ये कहाँ का नियम है भाई?
अटल बिहारी वाजपेयी को आप हल्के में लेके दिखाइए, लाल बहादुर शास्त्री को हल्के में लेके हम कर किसको हल्के में क्यों लेंगे आप? इंदिरा गांधी हल्की थी क्या? हाँ, नेहरू हल्के थे? नहीं। आप उन कमियों को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन ही अंडर एस्टिमेट कर देंगे, ये ठीक नहीं है। गांधी जी को गरियाते हैं जो लोग, मैंने बोला ना 20 बार, गांधी जी को बोलते हैं अंडर एस्टिमेट। गांधी जी को कैसे कर सकते हैं आप अंडर एस्टिमेट? तो सुप्रीम कोर्ट है, वो स्वयं पहले ही लिखा है उसमें सुप्रीम कोर्ट जन्मजात सुप्रीम है, उसका नाम ही है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इस देश की सत्ता को, इस देश की विधायिका को, कार्यपालिका को सुप्रीम बनने के लिए अशिक्षा, शिक्षा, हेल्थ, गरीबी, अर्थव्यवस्था, इन सब का जो एक संयोजन है, उन सबको बारीकी से सब तक समस्या से नेस्तो नाबूद करते हुए पहुंचाना। क्योंकि हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा, तो वह है गरीबी। अर्थशास्त्र की दृष्टि से पैसा बोलिए, समाज शास्त्र की दृष्टि से शिक्षा बोलिए, स्वास्थ्य बोलिए, रोटी बोलिए, समाज में सामाजिकता बोलिए, क्योंकि जिसके पास गरीबी है उसके पास ये सब कोई भी चीज ठीक से नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर इसलिए मर सकता है क्योंकि पैसा नहीं है, कॉलेज के बाहर इसलिए लौट सकता है क्योंकि फीस नहीं है, और राशन की दुकान से इसलिए वापस आ सकता है क्योंकि आटा खरीदने का पैसा नहीं है, और सारा खेल है पैसे का। तो जो अंडर एस्टिमेट करना है अगर इस देश में, तो किसी की सत्ता को नहीं, बल्कि उस समझ को कि ये हमारे देश में बनी कैसे रही, गरीबी बनी कैसे रही, उन्मूलन क्यों नहीं हुआ, छोटी छोटी बीमारियों में हजारों की तादाद में लोग मरते क्यों हैं, हमने इसका इलाज क्यों नहीं खोजा, हम ऐसी योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि देश के सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएं, हम ऐसी नियोजन क्यों नहीं करते हैं कि इस देश में बच्चे जो कहीं पटाखों की दुकान पे, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, ये सब स्कूल पहुंचे। अगर अंडर एस्टिमेट करना है तो अपनी उन योजनाओं पे कीजिए जो कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है, तब तो रिजल्ट आएंगे। नहीं तो आप व्यक्तित्व को ही सिर्फ बड़ा करेंगे तो, और चीजें अगर ऐसे पड़ी रह जाएंगी तो आप सुप्रीम नहीं कहलाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय स्वयं में सुप्रीम है। सरकारों को सुप्रीम होने के लिए यह सुपीरियर काम करना ही पड़ेगा। हम बात कर रहे थे जनहित याचिका पे, एक उत्तर लिखवा रहे हैं आपको, इसकी कहानी बता दिए थे। 3 चीज हम बताएंगे इसमें। एक तो न्यायपालिका का अधिकार है जो चर्चा कर चुका हूं, एक न्यायपालिका और संसद का कॉम्बिनेशन अगर उत्तर फॉर्म में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न यही आते हैं इसी तरीके के। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखें पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। Public litigation and judicial activism together have revolutionized the working of the judiciary. जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता ने मिलकर न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया एंड मेड इट मोर पीपल ओरिएंटेड देन एवर बिफोर, तथा उसे पहले से अधिक जनोन्मुख बना दिया, पहले से अधिक जनोन्मुख बना दिया।
द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक, PIL लिख लिया करिए शॉर्ट में, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ PIL टुक प्लेस इन 1979, जनहित याचिका का विकास 1979 में हुआ, एंड इन इट्स डेवलपमेंट, तथा इसके विकास में जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN Bhagwati has made an important contribution. इसके विकास में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर व न्यायाधीश PN Bhagwati का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, सुनो, कानून की अगर प्रक्रिया पर आप नजर डालेंगे तो कानून की प्रक्रिया कहती है कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है वही न्यायालय जाएगा और नुकसान पर ही न्यायालय जाएगा। जनहित याचिका ने इस प्रोसेस में थोड़ा सा जो हिलाया डुलाया है कि नुकसान आपका है और जाएंगे हम। नुकसान तो है, अन्याय हुआ है, बट अन्याय मेरे साथ नहीं हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो अदालत जाएगा। लेकिन जनहित याचिकावाद में नुकसान आपके साथ हुआ है, जाएंगे हम। एक लाइन लिखिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लॉ a person can go to court only if he has suffered लिखिए, a personal loss से सफर किया। कानून की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। तो जनहित याचिका ने क्या किया, चेंज कर दिया ना इसको। दिस कंसेप्ट चेंज्ड व्हेन इन 1979 इस अवधारणा में बदलाव तब हुआ जब 1979 में द कोर्ट डिसाइडेड टू हियर अ सूट, SUIT, hear a suit that was filed by a person other than the victim. जब 1979 में न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई का निर्णय लिया जिसमें पीड़ित व्यक्ति के इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मामला दाखिल किया गया था,